एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप सो लॉकडाउन में सब लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट का नेक्स्ट लेक्चर है। मैं आज जो चीज़ें बता रही हूँ वो 10th के बच्चे, मतलब जो 10th के बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं, ठीक है, जो 11th में आएंगे उनके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बाकी जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का जो टॉपिक है वो थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसमें कुछ जनरल चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप लोग देखते रहिएगा कि कैसे करते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ मोल कॉन्सेप्ट की, तो मोल कॉन्सेप्ट में मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी थी, जैसे स्टोकियोमेट्री क्या होता है, ठीक है, मोल्स के फॉर्मूले बता दिए थे। आज ये बताऊंगी कि जो मोल कॉन्सेप्ट उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है। तो पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जो सब्सटेंस होता है, अगर मैं सब्सटेंस की बात कर रही हूँ तो सब्सटेंस को क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरीज में। वो कैटेगरी कौन कौन सी है? एक होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है इम्प्योर सब्सटेंस। लेकिन अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में तो खैर हमें दोनों ही पढ़ना है, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस, बट जो मैक्सिमम डीलिंग है ना वो प्योर सब्सटेंस के साथ होगी। क्लियर है? प्योर सब्सटेंस को फर्दर कैटेगराइज किया गया है एलिमेंट और कंपाउंड्स में। और अगर मैं बात कर रही हूँ इम्प्योर सब्सटेंस की, तो इसको कैटेगराइज किया गया है मिक्सचर में। दो या दो से ज्यादा, अगर कोई भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिक्स करे तो वो क्या फॉर्म करता है? मिक्सचर फॉर्म करता है। इतना क्लियर है? और आप लोगों को ये पता है कि मिक्सचर हेटेरोजीनियस भी होता है और होमोजीनियस भी होता है। होमोजीनियस का मतलब होता है जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया, और हेटेरोजीनियस का मतलब होता है जो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हुआ है। होमोजीनियस का अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे आप लोग अगर पानी में नमक मिला दो तो वो प्रॉपर्ली डिसॉल्व हो जाता है। ऐसा नहीं कि मतलब उसको उसका प्रॉपर मतलब उस प्रॉपर अगर हम उसको स्टिर करें तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको नमक के पार्टिकल्स अलग दिखेंगे और क्या कहते हैं वाटर के पार्टिकल्स अलग दिखेंगे। ये तो हमारा किसका एग्जांपल हो गया? होमोजीनियस का। लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ हेटेरोजीनियस की, तो हेटेरोजीनियस के केस में अगर मैं वाटर में सैंड मिक्स कर दूँ, रेत मिक्स कर दूँ, तो मुझे जो सैंड है उसके पार्टिकल्स अलग दिखेंगे और वाटर के पार्टिकल्स अलग दिखेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? हेटेरोजीनियस। ठीक है, बेसिकली आपको एक चीज याद रखनी है, चाहे प्योर सब्सटेंस हो चाहे इम्प्योर सब्सटेंस हो, ठीक है, वो किससे बना होता है? वो फंडामेंटल पार्टिकल से बना होता है। क्लियर हुआ? चाहे आपका प्योर सब्सटेंस हो चाहे आपका इम्प्योर सब्सटेंस हो, वो किससे बना होता है? फंडामेंटल पार्टिकल से। एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस इज composed of fundamental particle। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि ये फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है? तो फंडामेंटल पार्टिकल की अगर हम लोग डेफिनेशन बताएं तो फंडामेंटल पार्टिकल होता है द सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस। क्या होता है? द सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस। The simplest and smallest particle of any substance is called fundamental particle। इतना क्लियर है? इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब देखो यहाँ पर जो एलिमेंट और कंपाउंड है, क्वेश्चन पुट अप होता है कि एलिमेंट और कंपाउंड के फंडामेंटल पार्टिकल क्या है। वो सारी चीजें तो मैं बातें बताऊंगी। पहले आपको यहाँ पर एक चीज पता होनी चाहिए कि ये फंडामेंटल पार्टिकल, मैंने आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो बता दिया कि जो सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी सब्सटेंस का, हम उसको फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। लेकिन इस फंडामेंटल पार्टिकल का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको 1 kg कॉपर गिवन है, ठीक है, 1 kg कॉपर आपको कोई दे रहा है और आपसे उसकी इंफॉर्मेशन पूछ रहा है कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ठीक है, इसकी रिएक्शंस कैसे होती हैं। अगर मैं कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं कॉपर की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा? तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि हमें
1 kg कॉपर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कोई भी आपका फैकल्टी या कोई भी आपका टीचर आपको उस कॉपर का एक फंडामेंटल पार्टिकल इमेजिन करवा दे या फंडामेंटल पार्टिकल दे दे, तो आप उससे भी उसकी प्रॉपर्टी को बता सकते हैं। ठीक है, आपको बल्क में चीजें नहीं चाहिए। अगर आपको एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिल जाए उस कॉपर का या उसका फंडामेंटल पार्टिकल मिल जाए, तो आप उससे भी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, उसकी रिएक्शन किसके साथ होगी तो वो क्या देगा। ठीक है, तो इस सारी चीजों के लिए आपको बल्क में चीजें नहीं चाहिए, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल ही काफी है। क्योंकि जो प्रॉपर्टी उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल की होगी वही सारी प्रॉपर्टी तो 1 kg कॉपर की भी तो होगी ना। तो हम लोग फालतू में वो 1 kg कॉपर को क्यों कंसिडर करें, जब एक छोटा सा फंडामेंटल पार्टिकल हमें उसकी सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर सकता है। क्लियर हुआ? इसमें तो कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ एलिमेंट की, और ये आपका हो गया कंपाउंड। ठीक है, तो आपसे अगर कोई ये पूछे कि एलिमेंट और कंपाउंड का फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो एलिमेंट का जो फंडामेंटल पार्टिकल है दैट इज एटम, और कंपाउंड का जो फंडामेंटल पार्टिकल है दैट इज मॉलिक्यूल। इज दैट क्लियर? तो क्या लिखोगे? एटम इज द फंडामेंटल particle of element and molecule is the fundamental particle of compound। क्लियर हुआ? इसलिए कह रही हूँ कि फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दोनों चीजें तो क्लियर हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को पता है कि बेसिकली जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, एटम के ऊपर एक थ्योरी बनाई गई थी जिसको हम लोग कहते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। वो बेसिकली आपके सिलेबस से खत्म हो चुका है, मतलब उसे निकाल दिया गया है। जो अभी पिछला जो मैंने वीडियो लेक्चर बनाया था उसमें मैंने आपको बताया भी था। लेकिन जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है उसके बहुत सारे पोस्टुलेट हैं, वो सब याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको दो जो उसके पोस्टुलेट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको अभी भी याद रखना है। तो डाल्टन ने क्या कहा था? डाल्टन ने कहा था एटम कैन neither be created nor be destroyed। कहने का मतलब है एटम को ना बनाया जा सकता है ना एटम को तोड़ा जा सकता है। ठीक है, और एटम को कभी आधा भी नहीं किया जाता, कभी भी कोई मतलब हाफ एटम कंसिडर्ड नहीं होता। समझ में आया? उसके हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल कंसिडर करते हैं, मतलब या तो एक एटम होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा या तो 4 होगा। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि हाफ एटम होगा तो हाफ एटम नहीं होता कभी भी। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एटम आर indivisible पार्टिकल। क्लियर है? नेक्स्ट जो चीज आती है, ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की ये दो इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसमें नेक्स्ट आता है सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के स्ट्रक्चर के लिए किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है? देखो, अगर एटम के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर हमें पहले क्या चाहिए? न्यूक्लियस। सेंटर में आपका क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और उसके सराउंडिंग्स क्या होती है? उसकी चारों साइड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, एज वी ऑल नो। ठीक है,
न्यूक्लियस किससे बना है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। इतना तो क्लियर है। और ये आपका क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टूड। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि अगर मैं कोई एटम कंसिडर कर रही हूं तो यहाँ पर हो गया A और ये हो गया आपका Z। तो यहाँ पर A क्या रिप्रेजेंट करता है? A रिप्रेजेंट करता है मास नंबर को। किसको? मास नंबर को। और Z रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को। इज दैट क्लियर? अगर A मास नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और Z एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि जो मास नंबर होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और अगर मैं बात कर रही हूँ एटॉमिक नंबर की तो एटॉमिक नंबर किसके इक्विवेलेंट होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। अंडरस्टूड? अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये चीज तो आपको क्लियर हो गई, इसमें तो कोई डाउट था नहीं कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। अब इसके बाद जो चीज आती है, देखो अभी जो बता रही हूँ वो बेसिकली बहुत ही जनरल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आपको उसकी वैल्यू याद होनी चाहिए, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्या होता है कि कई बार आपको वो वैल्यू देते नहीं है, क्योंकि अब मतलब फ्रॉम 10th ऑनवर्ड्स आप उस चीज़ को पढ़ते हुए आ रहे हो तो सबको लगता है कि आपको पता होगा, और कई बार चीज़ें वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिसिंग होती है। तो वो चीज़ क्या देखो, अगर आपसे कोई पूछे मास ऑफ प्रोटॉन, तो अगर मैं प्रोटॉन की मास की बात करूँ तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1.67 इंटू 10 to the power -27 kg। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है 1 AMU के। AMU का मतलब क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। ये मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगी, फिलहाल अभी समझो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ मास ऑफ न्यूट्रॉन की, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होती है? 1.67 इंटू 10 to the power -27 kg, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 AMU। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू 9.1 इंटू 10 to the power -31 kg। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 to the power -31 kg। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो प्रोटॉन के मास से 10 to the power 4 टाइम्स छोटा है। मतलब अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास को प्रोटॉन के मास से कंपेयर करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन का मास होगा वो प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल। चीजें क्लियर हो रही है? ठीक है, और इवन एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि वो 1/1837 टाइम्स छोटा होता है। 1/1837 टाइम्स क्या होता है? छोटा होता है। क्लियर हो गया? ये तो था इसके मास। अगर मैं आपको बात करूँ चार्ज, अगर मैं बात कर रही हूँ चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू होती है दैट इज प्लस 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम। लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा दैट इज -1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम। ठीक है, और अगर मैं बात कर रही हूँ चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होगा दैट इज 0। न्यूट्रॉन क्या है आपका? कुछ चार्ज नहीं होता। इसी वजह से हम लोग क्या कहते हैं कि न्यूक्लियस हमारा क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है, और वो पॉजिटिव चार्ज उसे कौन देता है? प्रोटॉन। क्लियर है? तो ये सारी चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए, जो सारी वैल्यूज थी ये सब आपको पता होनी चाहिए कि कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं। इसमें मोस्टली लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब आगे बढ़े। देखो
नेक्स्ट जो इसमें चीज आती है वो ये है कि जो एटम होता है, जो हमारे पास जो एटम है, ठीक है, वो बेसिकली किससे रिलेटेड करता है? एटॉमिक वेट से। एटम किससे रिलेट करता है? एटॉमिक वेट से। लेकिन यहाँ पे जो मैंने एक चीज डिस्कस करी थी दैट इज 1 AMU। जो मैंने यहाँ पे एक चीज डिस्कस करी थी 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट, ये किसके इक्विवेलेंट होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और अगर आप इसको ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज एटॉमिक वेट। अब एटॉमिक वेट किससे रिलेटेड है? तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो एटॉमिक वेट होता है दैट इज रिलेटेड विद एटम। एटॉमिक वेट की अगर बात की जाए तो जो आपका एटॉमिक वेट है आर रिलेटेड विद एटम। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? तो इसकी डेफिनेशन है मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट अपॉन 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। क्या है इसका फॉर्मूला? एटॉमिक वेट is equal to mass of one atom of element upon 1/12 mass of one atom of carbon 12। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे जो आपका ये टर्म है ना 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वन एटॉमिक मास यूनिट विच इज कॉल्ड एज 1 AMU। आया समझ में? तो एक चीज से क्या पता चलती है, देखो एटॉमिक वेट की अगर बात की जाए तो मास अपॉन मास आ रहा है। तो अगर एटॉमिक वेट में मास अपॉन मास आ रहा है इसका मतलब एटॉमिक वेट की यूनिट क्या होगी? ये क्वांटिटी क्या होगी? यूनिट लेस होगी। ऊपर भी मास है नीचे भी मास है तो ग्राम ग्राम क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे। केजी केजी क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो एटॉमिक वेट इज ए यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है? यूनिट लेस और डायमेंशन लेस, कुछ भी कह सकते हो, इट्स अप टू यू। क्लियर है? तो पॉइंट ये आता है कि फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको यूज क्यों किया जा रहा है? तो एटॉमिक वेट हमें बेसिकली क्या बताता है? मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट। एटॉमिक वेट हमें क्या बताता है? मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन पुट अप ये होता है कि अगर एटॉमिक वेट की यूनिट नहीं होती है तो अगर आपसे कोई पूछे एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन तो आप लोग क्या बोलोगे? 16। उसकी कोई यूनिट नहीं लिखोगे। ठीक है, अगर कोई कहे एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन तो क्या लिखोगे? 1। एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर तो क्या लिखोगे? 32। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर एक चीज आती है कि चलो एटॉमिक वेट की तो कोई यूनिट नहीं होती, ये हमको समझ में आ गया। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, अगर मुझे एक एटम का मास निकालना है किसका? ऑक्सीजन का, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एटॉमिक वेट इनटू 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, करेंगे ना? तो ये जो 1/12 मास ऑफ C12 है किसके इक्वल है? 1 AMU के। तो मैं ये कह सकती हूँ यहाँ क्या हो जाएगा? एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन इनटू ये क्या है हमारा? 1 AMU। अब हमें पता है कि एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 16। तो ये हो जाएगा 16 AMU। और 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है? ग्राम में निकालना है, ग्राम में निकालो, केजी में निकालना, केजी में निकालो। तो क्या कर देंगे? 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम।
तो यहाँ पे जो जनरलाइज्ड फॉर्मूला बनकर आता है वो ये है। जो आपका जनरलाइज्ड फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? वो होगा मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट is equal to atomic weight of element into 1 AMU। ये क्या हो जाएगा? आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पर तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो ये किसके लिए इंपॉर्टेंट था? ये आपके लिए था कि अगर आपको एटॉमिक वेट फाइंड आउट करना है। क्लियर हुई चीजें? तो ये तो एटॉमिक वेट के पर्पज से था। अब इस तरीके से आप बाकी, क्योंकि अगर हमें एक एटम का मास पता चल गया तो चाहे मतलब 10 एटम हो, चाहे 100 एटम हो, चाहे कितने भी एटम हो, तो हम इजीली उन पर्टिकुलर एटम का मास आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है? जैसे अगर हमें किसी एक चीज का मास पता चल गया, ठीक है, तो बाकी 10 एटम्स हो जाए, 100 एटम्स हो जाए, तो हम इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? ये समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मान लो इसमें जो नेक्स्ट चीज आती है दैट इज मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट किससे रिलेटेड होता है? मॉलिक्यूलर वेट आर रिलेटेड विद मॉलिक्यूल्स। किससे? मॉलिक्यूल्स। देखो इसका फॉर्मूला अगर देखा जाए मॉलिक्यूलर वेट का, तो मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला होता है मास ऑफ वन molecule of compound upon 1/12 mass of one atom of carbon 12। समझ में आया? तो यहाँ पे जो ये टर्म आ रहा है, ये मैंने पहले भी बताया था, ये किसके इक्विवेलेंट हो जाता है? 1 AMU के इक्वल हो जाता है, बताया था। तो यहाँ पे एज यूजुअल अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात की जाए तो मॉलिक्यूलर वेट की कोई यूनिट नहीं होगी। ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। हाँ या ना? होगा? तो अगर मान लो आपसे कोई पूछे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O, तो आप लोग क्या लिखोगे? हाइड्रोजन कितना होता है? 1 into 2 ऑक्सीजन का 16, तो कितना लिखोगे? 18। 2 + 16 कितना हो गया? 18। लेकिन इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। उसी तरीके से पूछा जाए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4, तो हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, तो यहाँ पे किसके कितने हैं? 2, तो 1 into 2 सल्फर का 32, 32 + 2 34, 16 into 4 64, उनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 98। उसी तरीके से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NH3, नाइट्रोजन में कितना होता है? 40, हाइड्रोजन का 1, लेकिन कितने हैं? 3 हैं, तो 14 + 3 कितना हो जाएगा? 70। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर वो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे पूछे मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? जब हम सिर्फ वन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1/12, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है तो वाटर का 18, तो कितना हो जाएगा 18 AMU, और AMU किसके इक्वल होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। आया समझ में? उसी तरीके से अगर आपसे वो पूछ ले, किसी का भी पूछ सकता है मास ऑफ
1 molecule of H2SO4, तो ये भी कितना हो जाएगा 98 AMU, मतलब 98 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये भी तो ये आएगा, कुछ अलग ही आएगा। क्लियर है? तो ये तरीका था एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करने का। अब इससे आसान तरीका और नहीं है। और आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो डायमेंशनलेस और यूनिटलेस क्वांटिटी है। हमें बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड या तो मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट। तो इसका जनरलाइज फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर मैं मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की बात करूं, मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1/12 मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12, ये तो होगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम किसी एटम की बात करते हैं तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं किस तरीके से, ऊपर मास नंबर आता है, नीचे एटॉमिक नंबर आता है। अब चलो मुझे एक चीज बताओ, मान लो आपके पास एल्युमिनियम है, जो 27 है वो एल्युमिनियम का क्या है, मास नंबर, और जो 13 है वो एल्युमिनियम का क्या है, एटॉमिक नंबर। इतना तो सबको अंडरस्टूड है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कर दूं Al3+, तो यहाँ पे जो Al3 पॉजिटिव है, तो यहाँ पर मास नंबर और एटॉमिक नंबर में कोई चेंजेस आएंगे, तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि जो मास नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होता है, और जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। लेकिन यहाँ पे 3+ क्या इंडिकेट कर रहा है, 3+ ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का तो कोई रोल ही नहीं है। समझ में आया? तो यहाँ पे भी जो मास नंबर होगा वो कितना होगा, इस केस में भी मास नंबर 27 और एटॉमिक नंबर 13। क्लियर हुआ? अगर आपसे मैं पूछूं H2SO4, तो H2SO4 का कितना हो जाएगा 98, मॉलिक्यूलर वेट तो इतना ही होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं SO4 2- का, तो इससे हमें कोई लेना देना ही नहीं है, हम सिर्फ इसका निकालेंगे। सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन का 16, तो कितना आ जाएगा 96, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, बट हमें एटॉमिक नंबर में क्या करना है, सिर्फ वही फाइंड आउट करना है। क्लियर हुआ? तो ये चीज थी जो मैंने आपको बता दी, तो यहाँ पे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर मैं बात करूँ मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का क्या मतलब है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, बहुत लोगों को इसमें डाउट होता है। कैलकुलेशन करना तो सभी जानते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? देखो अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में क्या होता है कि मान लो आपके पास H2SO4 है और उससे आपसे पूछ रहे हैं कि आपको उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है, तो आप लोग क्या करेंगे कि H2SO4 का एक मॉलिक्यूल इमेजिन करेंगे। अब H2SO4 का एक मॉलिक्यूल का क्या मतलब है, H2SO4 का जब हम लोग एक मॉलिक्यूल कंसिडर करेंगे तो उस वन मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि हाइड्रोजन के 2, सल्फर के 1 और ऑक्सीजन के कितने होंगे 4। क्लियर हुआ? H2SO4 के केस में आपको एक मॉलिक्यूल H2SO4 का इमेजिन करना है, ठीक है, जिसके अंदर 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन होंगे। अंडरस्टूड? अगर मैं यहाँ पे बात करूँ NH3 की, तो NH3 को भी क्या करना है, NH3 के एक मॉलिक्यूल को इमेजिन करना है जिसमें 1 नाइट्रोजन और 3 क्या आएंगे हाइड्रोजन। अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ CuSO4.5H2O की, तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा हाइड्रेटेड सॉल्ट है। पहली चीज है कि अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करूँ, देखो इधर बहुत सिंपल है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है।
CuSO4.5H2O। कॉपर का कितना होता है 63.5, सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 × 4, क्योंकि 16 होता है लेकिन उसके 4 एटम है, प्लस जो आपके पास वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रखे हैं ना .5H2O, 5 मतलब वाटर के मॉलिक्यूल कितने हैं 5 है, तो उनको हमें ऐड करना है, तो प्लस 5 × 18। क्लियर हुआ? 18 से कितना होता है 90, ये हो जाएगा 64, ये तो 32 ही है, और ये 63.5। इसका अगर मॉलिक्यूलर वेट निकालो तो कितना आएगा, इनको ऐड कर दो, दिस विल बिकम 249.5। अगर यहाँ पे बात करते हैं मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ दिस कंपाउंड, तो 249.5 AMU हो जाता है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो यहाँ CuSO4 है, इसके साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं, तो कैसे करोगे? ये आपने सर्कल बनाया ना, इसका आपको बस एक मॉलिक्यूल इमेजिन करना है, तो Cu हो गया, ठीक है, सल्फर हो गया और 4 ऑक्सीजन हो गए। बाकी क्या है आपके पास 5 वाटर मॉलिक्यूल हैं, तो उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो। एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर हो गया जिसमें 2H और ये ऑक्सीजन, 2H और ये ऑक्सीजन, 2H और ये ऑक्सीजन, 2H और ये ऑक्सीजन, 2H और ये ऑक्सीजन। क्लियर हुआ? तो कुछ नहीं है इसमें, बस आपको एक मॉलिक्यूल को इमेजिन करना है, बाकी जो निकल कर आएगा वही रिजल्ट होगा। क्लियर हुआ? इसमें तो कोई डाउट नहीं। और हाँ, मुझे कुछ मेल्स आए थे कुछ बच्चों के, उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो वो क्वेश्चन मैं अगले लेक्चर में डिस्कस कर लूँगी। बाकी मुझे 1-2 ईमेल्स आए थे बेस्ड ऑन नेपोटिज्म, जो बेसिकली सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ है, उस पर काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया था, काफ़ी बच्चों ने मेल किया था कि मैम नेपोटिज्म तो हर जगह होता है, हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, हमारे परसेंटेज कम कैसे आते हैं, कहीं हमारे साथ तो नेपोटिज्म नहीं हो रहा है। तो कुछ क्वेश्चंस तो मुझे वैलिड नहीं लगे, इनवैलिड लगे। बाकी मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगी, रही बात सुशांत सिंह राजपूत की, तो सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड नहीं हुआ है, बेसिकली इट्स अ मर्डर, ठीक है, इट्स अ प्लान मर्डर। उसे इस तरीके से शो किया जा रहा है कि लोग उसको सुसाइड मांगे, बट वो सुसाइड है नहीं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, नेपोटिज्म हर जगह है, बॉलीवुड इंडस्ट्री में नहीं, नेपोटिज्म हर जगह है। चाहे आप पब्लिक सेक्टर की बात करें, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर की बात करें, चाहे आप MNCs की बात करें, चाहे आप टीचिंग इंडस्ट्रीज़ की बात करें, चाहे आप किसी भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ की बात करें, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज हैं, चाहे आप जो मोबाइल फोन्स की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनकी बात करें, तो नेपोटिज्म हर जगह है। क्रिकेट में भी नेपोटिज्म है, इंडस्ट्रीज, बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में भी नेपोटिज्म है, एवरीवेयर देयर इज अ नेपोटिज्म। बट सुशांत हाईलाइट इस वजह से हो गया क्योंकि बेसिकली सुशांत इज अ सुपरस्टार, ठीक है, ही वॉज अ ब्रिलियंट एक्टर, ठीक है, ही वॉज अ इंटेलिजेंट स्टूडेंट एंड ही वॉज अ हम्बल एंड काइंड पर्सन ऑल्सो। तो नेपोटिज्म हर जगह है, बट इसका मतलब ये नहीं कि, ये तो बात वही होगी कि भाई मतलब ये तो वही चीज़ होगी कि ये चीज़ हर जगह है, नेपोटिज्म हर जगह है, तो इसका मतलब तो आधे लोगों को तो मेहनत ही नहीं करनी चाहिए। फिर तुम लोग को ये दिखता है कि सुशांत के साथ नेपोटिज्म की वजह से उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया, ठीक है, लेकिन तुम लोग को ये नहीं दिखता कि वो बंदा कहाँ से उठ कर आया। मतलब जो लड़का बॉलीवुड इंडस्ट्री से जिसका उसका लेना देना नहीं था दूर दूर तक बिल्कुल भी, ठीक है, वो मतलब अलग से एक अलग इंडस्ट्री से, जो बेसिकली जो 7th रैंक होल्डर था, उसने एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाला, वहाँ उसने 2 साल इंजीनियरिंग भी छोड़ दी, ठीक है, उसके बाद वो एक एपिसोड में आया, फिर उसके बाद उसे मतलब फिल्में मिलने लगी, तो
उसने भी तो अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है। और रही बात नेपोटिज्म की, तो ये तो बहुत ही बेकार चीज़ है, क्योंकि देखो स्ट्रगल सबकी लाइफ में होता है। और रही बात सुशांत को जस्टिस दिलाने की, तो अगर सारी पब्लिक उसके साथ है तो उसका कोई भी नहीं बिगाड़ सकता। प्रॉब्लम पता है कमी हमारे अंदर है। ये नेपोटिज्म की शुरुआत कहाँ से होती है, इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। हमें पता है कि नेपोटिज्म हो रहा है, ठीक है। रही बात, क्योंकि जितने भी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में जितने भी स्टार किड हैं, उनसे कई बेहतर एक्ट्रेस बाहर स्ट्रगल करते हैं, लेकिन उनको चांस नहीं मिलता है। वो प्रोड्यूसर का बेटा है, वो डायरेक्टर का बेटा है, वो हीरो का बेटा है, तो उसको पहले ले लिया जाता है। बढ़ावा तो हम ही देते हैं ना। इतनी सारी चीजें खुलकर सामने आई कि सुशांत के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, बट कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर पब्लिक चाहे तो पब्लिक बहुत कुछ कर सकती है, एज वी ऑल नो। क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसमें पब्लिक जागी तो है, लेकिन बहुत देर के बाद। बहुत सारे केसेस हुए हैं, स्टेट वर्सेस, एक तो महाराष्ट्र का केस हुआ था, ठीक है, मतलब महाराष्ट्र वर्सेस ब्रोयर सिस्टर्स थी। एक था स्टेट वर्सेस सतीश सिन्हा केस था। स्टेट वर्सेस सतीश सिन्हा केस में जो 1999 में हुआ था, उसमें क्या हुआ कि जो एक लड़की थी जो लॉ की प्रिपरेशन कर रही थी, ठीक है, बेसिकली उसके पीछे एक इंसान पड़ा हुआ था। मतलब लड़की ने 10 बार अपनी कंप्लेन फाइल की पुलिस स्टेशन में जाके, और लड़के ने 10 बार अपोलोजाइज किया। मतलब 10 बार अपोलोजाइज करने की कंडीशन ही क्यों आई? अगर पुलिस वाले पहले ही चीज में स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेते तो ये सारी कंडीशन ही नहीं होती। फिर बाद में उसका क्या हो गया, मर्डर हो गया। फिर आसपास के लोगों ने देखा था कि हाँ उस लड़की के साथ गलत हुआ, वो उसके बाद भी उसके फादर या फिर कोई रिलेटिव मतलब पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में किसी अपर पोजीशन पे थे, वो छूट गया। फिर उसके पापा ने हाई कोर्ट में अपील करी, लड़की के फादर ने। उसके बाद वो हाई कोर्ट से जीता, सीबीआई के पास इंक्वायरी गई, तो पब्लिक ने बहुत सपोर्ट किया। पब्लिक ने कैंडल्स जलाए रात भर, उनको सपोर्ट किया कि मतलब इसके साथ इनजस्टिस हुआ है, जस्टिस होना चाहिए। तो हम जो है ना, जो पब्लिक है, वो कुछ भी कर सकती है। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि किसी के साथ गलत हो रहा है, बहुत कुछ है, तो हमें कुछ नहीं करना चाहिए, ये चीज गलत है। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आती है, बट उस प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं कि हम स्ट्रगल ही ना करें। सो दैट इज द पॉइंट। और रही बात सुशांत की, सुशांत ने तो मतलब बहुत कुछ अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है। अगर वो भी ये सोचता है कि यार मतलब बहुत कुछ होता है, मुझे तो कुछ करना ही नहीं चाहिए, तो फिर वो भी कुछ नहीं करता। तो आज उसको सब लोग सुशांत के नाम से नहीं जानते। स्टिल उसकी एज बहुत कम थी, उसकी डेथ हो गई, आई एग्री, बट मतलब पूरा इंडिया, क्या इंडिया के बाहर भी सब लोग, मतलब ज़्यादातर लोग उसे जानते हैं। उसकी एक इमेज थी एंड एवरीवन नो अबाउट हिम। तो वो मरा तो बहुत जल्दी, उसकी डेथ तो बहुत जल्दी हो गई, लेकिन वो उस पोजीशन पे पहुंचा कि मरने के बाद भी उसे कई लोग याद कर रहे हैं। वरना डेली तो कई लोग मरते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, और किसी मतलब किसी की तबीयत खराब होती है, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, हमें पता चलता है। आप लोग ये चीज क्यों नहीं ऑब्जर्व करते हो कि उस बंदे को क्यों याद किया जा रहा है? क्योंकि उस बंदे ने वो चीज अचीव करी, वो उस पोजीशन पे पहुंचा। टाइम लिमिट, ठीक है, एज सबकी बराबर ही होती है। कोई उस चीज को बहुत ही कम उम्र में अचीव कर लेता है और किसी को अचीव करने में सदियां गुजर जाती है। क्योंकि जो एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिटर्मिनेशन। तो ये सब फालतू के बहाने छोड़ो, ठीक है, और अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करो। स्ट्रगल सबकी लाइफ में होता है, बिना किसी स्ट्रगल के कोई आगे नहीं बढ़ा है। क्लियर हुआ? और उस स्ट्रगल के बावजूद भी आप उस नेपोटिज्म को अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई स्किल और कोई टैलेंट आपके अंदर है ना, तो वो अगर किसी और के अंदर है, जो उस पर्टिकुलर बॉस का बेटा है या जो भी है, वो चीज़ उसके अंदर नहीं है ना, तो वो काफ़ी दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो चीज़ आप बिल्कुल बेस से सीख कर आ रहे हो। तो इन फालतू चीज़ों को अवॉइड करो और अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करो। किसी भी चीज़ की शुरुआत ना हम ही से होती है। हम जैसे हैं, हम वही चीज़ दुनिया में बांटते हैं।
क्लियर हुआ? तो जो भी चीज़ है ना प्रॉपरली करो। अगर कोई भी चीज़ नहीं हो पा रही है तो उसके ऊपर मेहनत करो, बट इसका मतलब ये नहीं कि मतलब पूरी तरीके से छोड़ ही देना उसको। और एग्जाम का मतलब ये नहीं होता कि आपको परसेंटेज लाना है, एग्जाम आपको बहुत कुछ सिखाती है। तो लाइफ सबकी ही ऐसी है, जीने के लिए लड़ना पड़ता है, और जो लड़ेगा नहीं वो जी नहीं पाएगा। कहते हैं ना कि पहले कहावत थी कि हक मांगने से हक नहीं मिलता, हक छीनना पड़ता है। मेरे कहने का मतलब है कि जो आपका राइट है, जिसके लिए आप हो, उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, लेकिन सही तरीके से, गलत तरीके से नहीं। अब कोई बच्चा पेपर में पर्ची लेके जा रहा है, दुनिया भर की पर्ची बना के लेके गया और पर्ची बना के उसने एग्जाम दे दिया, ठीक है। मान लो जो वहां पे एग्जामिनर था उसे नहीं भी पकड़ा, तो उसने उस एग्जामिनर का कुछ बिगाड़ा नहीं, उसने अपना बिगाड़ा, ठीक है। क्योंकि जो वो पर्ची लेके पेपर में लिख रहा है वो उसे कितना याद होगा और उसके फ्यूचर में वो चीज़ उसे कितनी काम आएगी, वो उसको बहुत बाद में रियलाइज होगा, और जब तक रियलाइज होगा तब तो बहुत देर हो चुकी होगी। तो हमें ये लगता है कि हम दूसरों का बिगाड़ रहे हैं, हम दूसरों का नहीं, हम अपना बिगाड़ते हैं। तो जिसने मुझे ये ईमेल करी थी कि मैम नेपोटिज्म है और ये सब क्या है, हम लोग कैसे करें क्या, तो ये सब फालतू बातें हैं। नेपोटिज्म है, हर जगह नेपोटिज्म होता है। आप अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करें, मेहनत करें, जो भी रिजल्ट है वो बहुत जल्दी मिलता है। समझ में आया? और जो भी चीज़ें फैला रहे हैं ना वो हम ही फैला रहे हैं और कोई नहीं फैला रहा है। जब भी एक कोई बंदा चीटिंग करे क्लास में, तुम्हारा ही क्लासमेट क्यों ना हो, अगर तुम उसको वहीं टोक दो या टीचर से जाके कंप्लेन कर दो या उसको समझाओ, तो वो चीज़ बाद में होगी ही नहीं। उसी तरीके से रही बात नेपोटिज्म की, तो नेपोटिज्म को हम लोग ही रोक सकते हैं कि हम उनको सपोर्ट ही ना करें, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड वी कैन डू एनीथिंग। यहाँ पे सबको सब कुछ बोलने का राइट्स है, सब लोग अपने आर्गुमेंट स्टेटमेंट देते हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर तुम लोग सुशांत सिंह राजपूत को याद कर रहे हो, इतना अफसोस जाहिर कर रहे हो, तो सुशांत सिंह राजपूत जैसे बन जाओ ना, ताकि दुनिया तुम्हें याद करे। सो बी लाइक हिम, बट उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसके लिए डिटर्मिनेशन एक डेडिकेशन की जरूरत है जो उस बंदे के अंदर थी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। सो प्लीज गाइस, मतलब चीज़ों को ना, मतलब नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड करो, बी पॉजिटिव, ठीक है। और रही बात सुशांत की, तो सुशांत को तो जस्टिस मिलेगा ही, क्योंकि पूरी पब्लिक उसके साथ है। सीबीआई इंक्वायरी भी होगी, और अगर ज़रूरत पड़ी तो कैंडल मार्च भी होगा, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। जो नेक्स्ट लेक्चर है वो मैं कल परसों में बनाती हूँ, उसमें हम लोग अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे और जो न्यूमेरिकल्स का लेवल होगा वो थोड़ा अप हो जाएगा। सो बी केयरफुल, स्टे होम एंड स्टे सेफ।